हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हमें भूकंप के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये जो हमारी वीडियो है ये लुसेंट वन लाइनर का वीडियो सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम लोग भूगोल को कर रहे हैं, यानी कि जियोग्राफी को कर रहे हैं। और ये जो हमारा आज का टॉपिक है भूकंप, ये हमारा चैप्टर नंबर जो 5 है, जो था कि स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल का ही एक भाग है, यानी कि जो हमारा 5 चैप्टर है भूगोल का इस बुक में, लुसेंट का जो 5वां चैप्टर है भूगोल में, उसका ही एक टॉपिक है भूकंप। तो आज हम लोग भूकंप के बारे में समझेंगे। देखिए, भूकंप क्या है कि जब पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जब पृथ्वी में कंपन होती है तो उसी को भूकंप कहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भूकंप आने के पीछे कारण क्या है। देखिए, कई बार तो मानव कारण भी होते हैं, मानवीय कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो कारण होती है वह प्राकृतिक कारण होती है। यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी है वह कई छोटे बड़े भूप्लेटों से मिलकर बनी है। तो जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं या फिर एक दूसरे से घर्षण करते हैं तो क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। तो यहाँ पर तो पहले आप समझिए कि जो भूगर्भ शास्त्र होता है, भूगर्भ शास्त्र के मतलब होता है कि पृथ्वी के जो अंदर की घटनाएं हैं या फिर अंदर जो घटनाएं घटित होती है उनके कारणों के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, तो उसी में से एक छोटा सा शाखा है जो केवल भूकंपों के बारे में क्या करता है, अध्ययन करता है। और भूकंपों के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी कहेंगे। तो कई बार आपसे ये पूछा जा सकता है कि भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूकंपों का जो अध्ययन है वह सिस्मोलॉजी कहलाता है। अब भूकंपों के अध्ययन में क्या अध्ययन किया जाता होगा, भूकंपों की तीव्रता क्या थी, भूकंप के उत्पन्न होने के कारण क्या थे, और इससे भूकंप से क्या क्षति हुई, इन सारी चीजों का जो अध्ययन होता है वह सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं, यानी कि जब हमारी पृथ्वी कंपित होती है तो वह 3 टाइप से कंपित होती है, यानी कि उसमें जो तरंग उत्पन्न होते हैं वह 3 तरह के होते हैं। पहला है प्राथमिक तरंग या पी तरंग। ठीक है, दूसरा जो होता है वो एस तरंग होता है, द्वितीयक सेकेंडरी वेव यानी या फिर एस तरंग, और जो तीसरा होता है एल तरंग होता है। लास्ट जो होता है वो सतही तरंग के नाम से जाना जाता है और उसे एल से सूचित किया जाता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ये 3 तरह के तरंग होते हैं, पी, एस और एल। चलिए अब हम समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग पी तरंग के बारे में समझेंगे, पी वेव के बारे में समझेंगे। इसको प्राथमिक अथवा पी तरंग भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है कि यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो पी वेग का जो है उसका मतलब क्या है, पी वेग का पहचान क्या है कि ये जो होती है सभी माध्यम से होकर गुजरती है। माध्यम का मतलब यहाँ पर हुआ ठोस, द्रव और गैस की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो ठोस माध्यम हो, चाहे द्रव माध्यम हो या फिर गैस माध्यम हो, इन तीनों माध्यमों में पी वेव जो है आसानी से गुजर जाती है। और इसकी जो वेग होती है यानी कि गुजरने की जो रफ्तार होती है वह 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना ये तीव्र होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, यानी कि जो पी तरंग होती है वह अन्य 2 तरंगों से, एस और एल, इन 2 तरंगों से अधिक गति के साथ मतलब गति करती है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो गति है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। चलिए आगे देखते हैं, जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। यानी कि जब भी भूकंप आता है तो सबसे पहले पहुंचने वाली जो तरंग होती है, सबसे पहले पहुंचने वाली जो तरंग होती है वो पी तरंगे होती हैं। ठीक है, क्योंकि पी तरंगों की जो चाल होती है, जो गति होती है वह सबसे अधिक होती है। अन्य सभी तरंगों से उसकी गति क्या होती है, अधिक होती है। इसी वजह से पी तरंगे जो होती है वह सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, और पी तरंग जो है सभी माध्यमों में, यानी कि कोई भी माध्यम हो, प्रत्येक माध्यम से होकर क्या करती है, गति करती है, गुजर जाती है। ठीक है, पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग
नतोदर होता है। ठीक है, यह ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, जिसके कारण यह चट्टानों में संकुचन एवं फैलाव लाती है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो पी तरंगे होती है ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य तरंगे, या फिर आप सीधा सिंपल याद रखिए कि ये ध्वनि तरंगों की भांति होती है। जो पी तरंगे होती है, जिसको प्राथमिक तरंगे कहते हैं, यह ध्वनि तरंगे के समान होती है। और दूसरी बात ये कि ये जो पी तरंगे है, प्राथमिक तरंगे है, ये एक अनुदैर्घ्य तरंगे है। ठीक है, और अनुदैर्घ्य तरंगे होने के कारण ये जो तरंग है, जब भूकंप आती है और पी तरंगे उत्पन्न होती है, तो ये जो पी तरंगे हैं ये क्या करती है, चट्टानों में जो है संकुचन और फैलाव लाती है। ठीक है, तो संकुचन और फैलाव लाने का जो काम करती है वह पी तरंगे करती है। ठीक है, तो भूकंप के दौरान जो पी तरंगे उत्पन्न होती है वह अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। उसकी गति जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखना है। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं। पी तरंग जो होती है प्रत्येक माध्यम से होकर गुजर जाती है, चाहे माध्यम कोई भी हो, चाहे ठोस हो, चाहे गैस हो, चाहे फिर द्रव हो, लिक्विड हो, तो ये सभी माध्यमों से होकर क्या करती है, गुजर जाती है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे हमें द्वितीयक अथवा एस तरंगों के बारे में समझना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है द्वितीयक अथवा एस तरंगे। देखिए, जो द्वितीयक अथवा एस तरंगे होते हैं, यानी कि जो एस तरंगे हैं, इसको द्वितीयक तरंग, सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। इसमें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं, यानी कि जो एस तरंगे होती है वह अनुप्रस्थ तरंगे होती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि पी तरंगे जो होती है वह अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, और एस तरंग जो है वह अनुप्रस्थ तरंगे है। और जो एस तरंग है ये केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। ठीक है, जो पी तरंग एस तरंग है, सॉरी, जो एस तरंग है ये सिर्फ ठोस से होकर गुजरती है। ये ठोस से होकर सिर्फ गुजरती है और तरल माध्यम में लुप्त हो जाती है। यानी कि जैसे ही एस तरंगे लिक्विड में आती है, तरल में आती है, तो ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, लुप्त हो जाती है। तो ये जब तरल में आती है, तरल जो अवस्था होती है, जो माध्यम होती है, तरल माध्यम में आती है, तो ये क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। और इस तरंगों की जो वेग है वह 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब यहाँ पर पी तरंगों को थोड़ा सा अब हम लोग रिकॉल करते हैं या रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखिए, पी तरंगे जो थी वह सभी माध्यम से होकर गुजर रही थी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो पी तरंगे है इसकी जो गति है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पी तरंगे जो है वह अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग है। लेकिन अनुदैर्घ्य, ठीक है, यहाँ पर द होगा, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। लेकिन अब जब हम एस तरंगों की बात कर रहे हैं, तो एस तरंग जो है ये सिर्फ ठोस से होकर गुजर रही है, ये सभी माध्यम से नहीं गुजर रही है, सिर्फ ठोस से होकर गुजर रही है। और इसकी जो गति है वह 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, औसत गति यहाँ पर बात की गई है, तो हम मान लेंगे 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ये जो तरंग की प्रकार है ये अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, कैसी ये तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। एस तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। एस तरंग सिर्फ ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, द्रव में जाते ही यह क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अब हम लोग एस तरंगों के बारे में पढ़ लिया, पी तरंगों के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे पास सिर्फ एक तरंग बचा है जिसको एल तरंग के नाम से जाना जाता है। एल तरंग को सतही तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, सरफेस और एल वेव्स, या फिर आप इसे सतही तरंग कहें या फिर एल तरंग कहें। इन्हें धारातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन्हें धारातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा कि सतही तरंग को एल तरंग या फिर धारातलीय या फिर लंबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। कई बार इसे सतही तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। धारातलीय तरंग का मतलब है सतही तरंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन तरंगों की खोज HD लव ने किया था। देखिए, इनका खोजकर्ता जो है उनका नाम क्या है, HD लव। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर, ठीक है, इन्हीं के नाम पर कई बार लव वेव के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी कि एल तरंग को लव वेव के नाम से भी पुकारा जाता है। क्यों पुकारा जाता है, क्योंकि इनके जो खोजकर्ता थे उनका नाम था HD लव, और
एच.टी. लव इनके खोजकर्ता का नाम है, यानी कि एल तरंग या सतही तरंग के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है एच.डी. लव। और इसी वजह से वो कई बार जो है एल तरंगे अथवा सतही तरंग को लव वेव के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम आर वेव यानी कि रे लाइट वेव है। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। देखिए यहाँ पर एक और नाम इसका जोड़ा गया, आर वेव्स, ठीक है। आर वेव्स या फिर रे लाइट वेव्स के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि एल तरंगे के नाम बहुत ज्यादा हैं, इसको समझिए पहले। देखिए जो एल तरंग या सतही तरंग है इसको तो पहले सतही तरंग कहा जाता है, एक नाम, ठीक है, सतही तरंग। इसी सतही को बदल कर थोड़ा सा अच्छे ढंग से तो धारातलीय तरंग आप कह सकते हैं। सतही तरंगों को ही क्या कहा जाता है, लंबी तरंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसके जो खोजकर्ता हुए एच.डी. लव, इस वजह से इस तरंग को लव तरंग भी कहा जाता है और इसे आर वेव भी कहा जाता है। आर वेव का मतलब हुआ रे लाइट वेव्स, ठीक है। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित होती है। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं कि एल तरंगे के जो गुण हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो एल तरंग जो है वो क्या है, मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहते हैं। ये धरातल तक ही सीमित रहती है। ये ठोस, तरल अथवा तथा गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। ये एल तरंग जो है पी तरंग के भांति तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है। इसकी जो चाल है वह सबसे कम है 1.5 से 3 किलोमीटर, 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं, यानी कि एल तरंगे जो है, लव तरंग जो है वह अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, ठीक है। तो इतने बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देखिए पी तरंग को प्राथमिक तरंग इसलिए कहा गया क्योंकि उसकी चाल अधिक है और वो सबसे पहले किसी स्थान पर पहुंचती है, ठीक है, क्योंकि उसकी चाल फास्ट है, अधिक है। दूसरी बात हम लोगों ने एस तरंग की बात की, सेकेंडरी तरंग, उसकी चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जो कि सतही तरंग से अधिक है। तो सतही तरंग से ये पहले पहुंचेगी, यानी कि ये पी तरंग के बाद जो पहुंचने वाली तरंग है वह एस तरंग है और सबसे लास्ट में जो पहुंचेगी वह एल तरंग पहुंचेंगी। और एल तरंग जो है वह लव वेव के नाम से जानी जाती है और लव हमेशा क्या होती है, विनाशकारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लव है वो लव वेव जो है वह अत्यधिक विनाशकारी होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमें इतनी चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो गति है, लव तरंग की जो गति है वह 1.5 से 3 किलोमीटर के बीच होती है। इसके 2-3 नाम हैं। एल तरंग को एच.डी. लव के कारण इसको एल तरंग कहा जाता है। सतही तरंग को एच.डी. लव ने खोजा था, इस वजह से इसको लव तरंग कहा जाता है। कई जगह पर सतही तरंग के जगह पर धारातलीय तरंग भी इसे कहा जाता है और इसे लंबी तरंग भी कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसको आर वेव भी कहा जाता है। और इसकी यह जो लव तरंग है या फिर सतही तरंग है, ये अत्यधिक विनाशकारी होती हैं और इसकी गति तो कम ही होती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। यानी कि जो सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ क्या है, एक प्रकार का ग्राफ है जो क्या करती है, जो भूकंप है, भूकंप की तरंग है उनको क्या करती है, रेखांकित करती है, चित्रित करती है, ठीक है, उनका चित्र हमें प्रस्तुत करती है। तो आपको याद रखना होगा कि भूकंपीय तरंगों का जो ग्राफ या रेखांकित किया जाता है वह किसके माध्यम से किया जाता है, तो वह किया जाता है सिस्मोग्राफ के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हमें जो तथ्य जानकारी मिलता है उसके बारे में समझते हैं। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है एवं कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। देखिए सभी भूकंपीय तरंगों की बात हो रही है, चाहे वो पी तरंगे हो, एस तरंगे हो, चाहे एल तरंगे हो। इन सभी तरंगों का जब वेग जो है अधिक घनत्व वाले पदार्थों से होकर जब गुजरती है, यानी कि जब घनत्व, पदार्थ का जो घनत्व है, घनत्व जब अधिक होगा, घनत्व जब अधिक होगा तो उससे गुजरने वाली जो तरंगे होंगे, उससे गुजरने वाली जो भूकंपीय तरंग होंगे उनकी गति भी क्या हो जाएगी, गति भी बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही पदार्थ का घनत्व कम होगा, उनसे गुजरने वाली जो तरंगे हैं, भूकंपीय तरंग हैं, उनकी गति भी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। तो यहाँ पर घनत्व और जो गति है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि जैसे ही पदार्थ का घनत्व बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उससे गुजरने वाले जो भूकंपीय तरंग होंगे उनकी गति भी बढ़ जाएगी, और जैसे ही पदार्थ का घनत्व कम होगा वैसे ही क्या होगा, भूकंपीय तरंगों से गुजरने वाले यानी कि उस कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने वाले जो भूकंपीय तरंगे होंगी उनकी गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है दूसरा दूसरा तथ्य जो है सिस्मोग्राफ से हमें क्या मिलता है कि केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहां पर उसका वेग कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है कि केवल जो प्राथमिक तरंगे हैं, ठीक है, जो केवल प्राथमिक तरंगे हैं वही केंद्रीय भाग से होकर गुजर सकते हैं, पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है उससे होकर गुजर सकती है, परंतु यहाँ पर उसका जो वेग है, वेग क्या हो जाएगा, गति उसका कम हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एस तरंगे है, सेकेंडरी तरंगे है, उसकी गति कितना है, 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एस तरंग जो है वह केवल ठोस से होकर गुजरती है। तो हम लोगों को याद होगा कि पृथ्वी की आंतरिक भाग जो है वह पिघला हुआ अवस्था में है। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि एल तरंग तो होकर गुजर ही सकता है ना केंद्र से, लेकिन आपको ध्यान होगा एल तरंग जो है वह सतही तरंग है या केवल सतह पर ही रहती है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो दूसरा तथ्य है यह कह रहा है कि जो केवल प्राथमिक तरंगे यानी कि जो पी तरंगे है वह पृथ्वी के केंद्रीय भाग से होकर गुजर सकती है, परंतु वहां भी जो जब ये पी तरंगे गुजरती है केंद्रीय भाग से तो उसका जो वेग है, उसका जो चाल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं गौण तरंगे, यानी कि गौण तरंगे का मतलब हुआ एस तरंगे, द्रव पदार्थ से नहीं गुजरती है। एस तरंगे या गौण तरंगे, आप एस तरंगे जो थी उसे ही गौण तरंगे के नाम से भी समझ सकते हैं। तो जो गौण तरंगे होती है वह द्रव पदार्थ से नहीं गुजर सकती है। ठीक है, ये जो गौण तरंगे है ये क्या है, द्रव पदार्थ से नहीं गुजर सकती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डी तथ्य। यहाँ पर है एल तरंगे, केवल धरातल के पास ही चलती है। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो एल तरंग होती है, जो लव तरंग होता है, केवल ये धरातल पर होता है, इसी वजह से केंद्रीय भाग में केवल पी तरंगे ही जाती है। तो आपको याद रखना होगा कि एल तरंगे जो है वह केवल धरातल के पास ही चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपरिवर्तित होती हैं। तो जब भी ये विभिन्न माध्यमों से गुजरते हैं तरंगे तो इनमें परिवर्तन और अपवर्तन होते रहता है। ठीक है, ये परिवर्तित तथा अपवर्तित होती रहती है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है केंद्र। ठीक है, केंद्र, देखिए भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं, यानी कि जहां भी पृथ्वी पर जहां से मतलब जिस स्थान से भूकंप का उद्भव यानी कि विकास होता है या निर्माण होता है, जहां पर भूकंप को, उसी को केंद्र कहते हैं। और भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती है, यानी कि जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है वहां पर ये तीनों तरंगे पहुंचती है, पी, एस और एल। ठीक है, पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने समझा कि भूकंप के उद्भव स्थान यानी कि जहां पर भूकंप का निर्माण होता है उसको क्या कहेंगे, उसको केंद्र कहेंगे। ठीक है, भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती है। जहां पर भूकंप का निर्माण होता है वहां पर पी, एस और एल ये तीनों तरंगे क्या होती है, पहुंचती है। ठीक है, पृथ्वी के भीतरी भाग में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। तो जब ये अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर यात्रा करती है तो वह अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 1100 किलोमीटर की दूर तक पी तथा एस तरंगे पहुंचती है। देखिए जब भूकंप होता है, मान लीजिए यहाँ पर भूकंप होता है केंद्रीय स्थान में अंदर पृथ्वी के सतह के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जब भूकंप होता है तो जो पी और एस तरंगे है वो ऊपर की ओर 1100 किलोमीटर की ओर पहुंचते हैं। ठीक है, 11,000 किलोमीटर तक
किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगे पहुंचती है। केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती है। जब केंद्रीय भाग की तरफ ये बढ़ती है तो जो एस तरंगे हैं वो क्या होती है, लुप्त हो जाती है। और इसके लुप्त होने का अगर कारण आप पूछेंगे तो जो एस तरंगे हैं, एस तरंगे ये सिर्फ ठोस से होकर गुजरती है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पृथ्वी की आंतरिक भाग है वह कैसा है, वह पिघला हुआ अवस्था में है, वह द्रव्य रूप में है। तो इस वजह से जो एस तरंगे हैं वो क्या हो जाती है, केंद्र की ओर जाते समय यानी कि कोर भाग पर पहुंचने पर लुप्त हो जाती है। और पी तरंगे अपवर्तित हो जाती है। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहते हैं। सिर्फ इतना याद रखिए कि छाया क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं पहुंच पाती है। कोई भी भूकंपीय तरंग जहां पर नहीं पहुंच पाती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को छाया क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर हमें 3-4 चीजें ध्यान में रखना है। सिर्फ पहली बात कि जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है, जहां भूकंप का निर्माण होता है, उसको केंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इस केंद्र पर यानी कि जहां पर भूकंप का निर्माण हुआ वहां पर पी, एस और एल यानी कि ये तीनों तरंगे पहुंचती है। ठीक है। जो पी और एस तरंगे हैं इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पी तरंगे हैं ये सभी मार्गों से होकर सभी माध्यमों से होकर गुजर सकती है, जबकि जो एस तरंगे हैं वह सिर्फ ठोस से होकर गुजरती है। और पी तरंगे जो है वह सभी माध्यमों से होकर गुजरती है। लेकिन हम लोगों ने एल तरंगे के बारे में ये पढ़ा है कि एल तरंगे जो है वह सतही तरंग है। तो यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब ये तरंगे केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर पहुंचने की कोशिश करती है तो एस तरंगे जो है वह कोर पर पहुंचने पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर जो एस तरंगे है वह लुप्त हो जाती है, जबकि पी तरंगों की जो गति है वो कम हो जाती है। तीसरी बात यहाँ पर हमें याद रखना है ये कि वह क्षेत्र छाया क्षेत्र कहलाता है जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं पहुंच पाती है, चाहे वो पी तरंग हो, चाहे एस तरंग हो, चाहे एल तरंग हो। इनमें से कोई भी तरंग जिस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती है उसको शैडो जोन कहा जाता है। अब हम लोग अधिकेंद्र के बारे में समझेंगे। हम लोगों ने केंद्र को समझा कि जहां पर भूकंप का निर्माण होता है। अब हम लोग समझते हैं अधिकेंद्र को। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है। देखिए यहां पर मान लीजिए हमारी पृथ्वी है ये, ठीक है। अब यहां पर भूकंप उत्पन्न हुआ, ठीक है। यहां पर भूकंप उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले ये इसके सामने यहां पर पहुंचेगी, ठीक है। यहां पर पहुंचेगी सतह पर, तो सतह पर जो पहुंचती है सॉरी, ये अगर केंद्र के ऊपर या सामने हम लोग देखेंगे उसी को क्या कहेंगे, उसी को अधिकेंद्र कहेंगे। सबसे पहले तो हमें अधिकेंद्र को समझना है। फिर से समझिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के इस भाग पर क्या हुआ, भूकंप का उद्भव हुआ, भूकंप का निर्माण हुआ। आप देखिए इसके जो ऊपर का क्षेत्र होगा ये क्या कहलाएगा, ये अधिकेंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधिकेंद्र कहलाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी के उस सतह पर, पृथ्वी के सतह पर वह बिंदु जहां जिसके नीचे भूकंपीय केंद्र हो, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए कि भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर यानी कि जहां पर भूकंप का केंद्र बना है उसके ठीक ऊपर सतह पर जो बिंदु होगा उसको भूकंप का अधिकेंद्र कहेंगे। और अधिकेंद्र पर जो है पी तरंगे सबसे पहले पहुंचती है। पी तरंगे का पहुंचने का कारण है कि इसकी गति अधिक होती है और ये सभी माध्यमों से होकर गुजर सकती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। तो सुनामी जो है वह क्यों आती है, जब भूकंपीय जो सागर के अंदर जब भूकंप आती है तो उसी के वजह से क्या होता है, सुनामी उत्पन्न होती है। और जापान में जो है इसे सुनामी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही भूकंप आएगा समुद्री क्षेत्रों के अंदर, अंतर सागरीय क्षेत्रों में, वहां पर क्या हो जाएगी, भूकंपों के द्वारा जो उत्पन्न लहर होगी, वहां पर क्या होगी, लहर उत्पन्न होगी। और इस लहर को जापान में क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। और सभी लोग उसे सुनामी ही कहते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम उसे सुनामी कहते हैं। तो जब भी मान लीजिए ये हमारा समुद्री क्षेत्र है, ये समुद्री क्षेत्र में क्या हुआ, भूकंप आता है। भूकंप आने पर क्या हो जाएगी, जो तरंगे हैं वो क्या हो जाएगी,
जो लहर है मतलब जो तरंग है वो क्या करेगी, पानी को लहर के रूप में बदलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भूकंपीय तरंग होती है वो किस किस प्रकार की होती है। तो ये जो पानी है अब किस तरह का व्यवहार करेगी, ये लहर की तरह व्यवहार करेगी, तरंग की तरह व्यवहार करेगी। और इसी को जापान में क्या कहा गया, सुनामी कहा गया। ठीक है, तो सुनामी कहाँ से रिलेटेड है, सुनामी जो शब्द है वह जापानी शब्द है, इस तरह से भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ क्या है, ये जो है यह भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापती है। तो भूकंपीय तरंगों की जो तीव्रता मापी जाती है वह भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। इसके 3 स्केल होते हैं, रॉसी फेरल स्केल, मार्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। देखिए ये तीनों स्केल का नाम आपको याद रखना होगा, रॉसी फेरल स्केल, मार्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। ये 2 स्केल तो कई बार पूछे ही गए हैं परीक्षाओं में, मार्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है रिएक्टर स्केल है, तो हम लोग रिएक्टर स्केल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि उन यंत्रों का क्या नाम है जो भूकंपों की तीव्रता मापती है, तरंगों की तीव्रता मापती है। तो वह भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्मोग्राफ क्या करती है, तो सिस्मोग्राफ जो है वह भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापती है कि आखिर जो भूकंपीय तरंग है उसकी तीव्रता क्या है, और उसके तीव्रता के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं उन तरंगों का। ठीक है, उन तरंगों के प्रकार, उनके व्यवहार के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ के माध्यम से हम भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापते हैं, और इसके लिए 3 स्केल का प्रयोग किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सिस्मोग्राफ में 3 स्केल होते हैं, रॉसी फेरल स्केल, मार्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। तो हम यहाँ पर समझेंगे रिएक्टर स्केल को। देखिए रिएक्टर स्केल क्या है, भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाले रिएक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर द्वारा 1935 में की गई थी। देखिए अब यहाँ पर रिएक्टर स्केल जो है इसका जो आविष्कार किया गया था वह अमेरिका के वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था चार्ल्स रिएक्टर, और इन्हीं के नाम पर इसको रिएक्टर स्केल भी कहा जाता है। तो चार्ल्स रिएक्टर ने इस रिएक्टर स्केल की जो खोज की थी वह 1935 में की थी। ठीक है, मापने का स्केल का विकास या फिर आप खोज कह सकते हैं, विकास कहना यहाँ पर सही होगा क्योंकि ये निर्माण किया गया होगा इस स्केल का। तो इस स्केल का जो विकास है 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिएक्टर ने किया था, और इसी वजह से इसको रिएक्टर स्केल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ होता है शक्तिशाली भूकंप होता है। तो यहाँ पर जो पैमाना जो है रिएक्टर स्केल की पैमाना जो है वह 1935 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा खोजा गया। इस रिएक्टर स्केल में 1 से 9 तक के जो है कांटे लगे हुए हैं। इस तरह से समझिए कि 1 से 9 तक के स्केल या कांटे लगे हुए हैं। ठीक है, और छोटे छोटे उसमें इस तरह से बांटा गया है। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 3 के बीच अगर रहेगा भूकंप, ठीक है, 1 से 3 या फिर 2.0 3.0 ये जब रहेगा तो ये जो कहलाएगा ये हल्का भूकंप कहलाएगा। ठीक है, हल्का यानी कि हल्का फुल्का भूकंप आया है, पृथ्वी डोली है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन 6.2 जैसे ही आएगा, 5 से ऊपर 6 के आसपास या 7 आ जाएगा तो वो सबसे अधिक खतरनाक हो जाएगा। अगर यहाँ पर 9 तक पहुंच गया, अगर कोई भूकंप की जो तीव्रता है वो स्केल 9 तक पहुंच गया तो मतलब वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली यानी कि सबसे विनाशकारी भूकंप हो जाएगा। ठीक है, अब तक यहाँ पर लगभग 7 स्केल तक के भूकंप को मापा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग बात जो कर रहे थे कि जो रिएक्टर स्केल में जो इकाई है, ठीक है, उसकी तुलना में ये 10 गुना है। यानी कि अगर यहाँ पर हम समझते हैं कि कोई रिएक्टर स्केल में एक भूकंप को मापा गया और उस भूकंप की जो तीव्रता मापी गई वह
3 मापी गई। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि 1 से 9 तक का स्केल बना हुआ है, अगर कोई भूकंप की तीव्रता को 3 मापा गया और दूसरा कोई भूकंप आया कुछ दिनों के बाद, पहले भूकंप की तीव्रता कितना मापा गया, 3 मापा गया, और कुछ दिनों के बाद दूसरा भूकंप आया और उसकी तीव्रता अगर 5 मापा गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भूकंप आज आया है, यानी कि जिसका पैमाना 5 है, वह 3 वाले भूकंप से 20 गुना, ठीक है, 20 गुना अधिक क्या है, शक्तिशाली भूकंप है, क्योंकि यहाँ पर एक इकाई का मतलब हुआ 10 गुना। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना था, जो कि था रिएक्टर स्केल के बारे में। आपको यहाँ पर एक नाम याद रखना होगा चार्ल्स रिएक्टर का, और एक डेट याद रखना होगा 1935, और ये भी याद रखना होगा कि रिएक्टर स्केल क्या है, ये तीव्रता, भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली स्केल है। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और रिएक्टर स्केल में एक चीज और भी यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि जो रिएक्टर स्केल है, जिसमें 1 से 9 तक क्या किया गया है, 1 से 9 तक का इकाई बनाया गया है, तो यहाँ पर जैसे ही हम 1 से 9 यानी कि बड़ी संख्या की तरफ बढ़ेंगे, जो भूकंप है उसकी तीव्रता और उस भूकंप की शक्तिशाली होने का जो बात है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ती चली जाएगी। यानी कि कोई भूकंप 2 है और कोई भूकंप अगर 4 है, तो जो 4 होगा वो अधिक शक्तिशाली होगा 2 के अपेक्षा। ठीक है, तो जैसे जैसे इस स्केल में हम ऊपर की ओर यानी कि 9 की तरफ बढ़ेंगे, भूकंप का जो तीव्रता होगा वह अधिक शक्तिशाली होगा, उस भूकंप के माध्यम से अधिक विनाश होगा उस भूकंप का। यानी कि 9 स्केल की अगर मतलब जैसे कि 1 स्केल की भूकंप है या फिर 3 स्केल की भूकंप है, तो यहाँ पर जो 1 स्केल वाली भूकंप है वो कहीं अधिक मतलब कम हानिकारक होगी 3 स्केल से। ठीक है, तो यानी कि जैसे जैसे हम लोग 9 की तरफ बढ़ेंगे, भूकंपों की जो तीव्रता है या भूकंपों की जो शक्तिशाली है, उनमें जो ताकत है वो बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली जो हमारी वीडियो आएगी वह विभिन्न स्थलाकृतियों के ऊपर आएगी। ठीक है, तो ये विभिन्न स्थलाकृतियां जो है, ये चैप्टर 5 यानी कि स्थल मंडल से ही जुड़ा हुआ है, और जो स्थलाकृतियां है, इसको समझने के लिए हमें जो 3 चीज़ों हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, स्थल मंडल के बारे में पढ़ा, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा और भूकंप के बारे में पढ़ा, ये 3 टॉपिक को बहुत ही ध्यान से हमें समझना होगा, तभी जाकर हम स्थलाकृतियों के बारे में समझ पाएंगे कि जो पृथ्वी के सतह पर जो स्थलाकृतियाँ, कई तरह की स्थलाकृतियाँ बनी हुई है, जैसे कि पठार हुआ, पर्वत हुआ, मैदान हुआ, उन सभी चीज़ों को समझना यहाँ पर तभी आसान होगा जब आप भूकंप, ज्वालामुखी और जो हमारी सतह है, जो स्थल मंडल है, उसको जब आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने जियोग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और जो वन लाइनर जो हमारे लुसेंट की बुक है, उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है वन लाइनर की, आप उसे देख सकते हैं शुरू से लेकर अंत तक। एक एक चीज, एक एक टॉपिक को बड़े विस्तार से हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ज़रूर ही फ़ायदा होगा, और नए वीडियो की जानकारी के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और ज़रूरी बात है, अगर आपके पास कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव है, ठीक है, या फिर कोई शिकायत है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम आपके कमेंट्स का जवाब 24 घंटे के अंदर में देने का पूरा प्रयास करते हैं। हम सभी कमेंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, उसे लाइक करते हैं, और जिस पर रिप्लाई करने की ज़रूरत होती है, हम उसे ज़रूर रिप्लाई करते हैं। तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। और एक और जानकारी, और यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि आप अगर लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो उसकी भी वीडियोस अपलोड हो रही है लगातार, जिसमें हम लोग जियोग्राफी नहीं, हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। और हिस्ट्री बहुत जल्द ही उस ऑब्जेक्टिव बुक का जो हमारा लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है, जो कि एक मोटा सा बुक है हरा कलर का, और जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 4 उसमें
4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक ऑप्शन चुनना होता है आपको। तो उसको भी बड़े विस्तार से और बहुत बेहतर ढंग से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री को क्या कर लिया है कंप्लीट के, मतलब हिस्ट्री कंप्लीट ही है। कुछ 4-5 वीडियोज बचे होंगे जो कि अपलोड होते ही के साथ ही हमारा जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद हम ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी को शुरू करेंगे। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोनों प्लेलिस्ट को आप जाकर जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग स्थलाकृतियों के बारे में समझेंगे।